हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो विथ ग्रेड्स। इस क्लास में हम क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें नागार्जुन द्वारा लिखित रचनाएं या दंतुरित मुस्कान और फसल हैं। ये दो रचनाएं हैं। चलिए नागार्जुन की जीवनी के बारे में जानते हैं। एग्जाम में अक्सर जीवनी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। नागार्जुन का जन्म जो है बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया था। उनका देहांत कब हुआ था? 1998 में। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां जो हैं वो युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य विधाओं में भी लेखन किया था। उनका संपूर्ण कवित्व जो है नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली कविता में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में, इसलिए उन्हें आधुनिक जो है कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे एक ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव के चौपालों साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। चलिए कविता देखते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। तो एक बार जो है नागार्जुन एक बच्चे से मिले जो बहुत ही छोटा था। इसमें उन्होंने यह डिफाइन नहीं किया है कि वे किस बच्चे से मिलते हैं या उनका यह खुद का बच्चा है, लेकिन उस बच्चे को देख करके जो कविता उमड़ती है उसे ही कविता में जो है बताया गया है। तो कविता देखते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान अगर कोई मरा हुआ यानी मुर्दा भी देख ले तो वह जाग जाएगा। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि मरा हुआ आदमी कभी भी जग नहीं सकता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यहाँ पर गात का अर्थ है गाल, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारे ये जो गाल हैं वो मिट्टियों में भी सने हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर वो कमल का फूल मेरे घर में खिल रहा है। यहाँ पर जलजात का अर्थ है कमल का फूल। यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम इतने स्वच्छ सुंदर और इतने प्यारे हो कि मानो अगर तुम पत्थर को भी छू लो तो वो पिघलकर पानी में बदल जाएगा। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका के फूल जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। इनके कलर लाल होते हैं जो छूने मात्र से झड़ जाते हैं। तुम्हारी मुस्कान से शेफालिका के फूल झड़ रहे हैं, यानी कि अगर मैं तुमको छू लूं तो तुम इतने नाजुक हो कि शेफालिका के फूल की तरह तुम झड़ जाओगे। बांस था कि बबूल,
बांस हो या बबूल, अगर तुम उसको छू लो तो वह शेफालिका के फूल बन जाएंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तुम मुझको लगातार देख रहे हो, ऐसा लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, और तुम्हारी लगातार घूरने से तुम थक जाओगे, इसलिए तुम तो आंखें हटाओगे नहीं, मैं ही तुम पर से अपनी आंखें हटा लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। क्या हुआ कि हम पहली बार मिले और एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। इससे तुम थोड़ा भी विचलित मत हो। यदि तुम्हारी माँ न होती तो मैं तुमको पहचान ही नहीं पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, न ही मैं तुमको जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जो है वो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। इसके लिए मैं तुम्हारी माँ का धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, मैं इधर उधर घूमने फिरने वाला हूँ। मैं तो अतिथि हूँ, कभी कभार घर आता हूँ। इस लाइन से पता चलता है कि शायद कवि ने अपने बच्चे के बारे में यहाँ बता रहे हैं। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, और मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ ही तुमको आज तक पालती पोसती है, उन्होंने ही तुम्हें अपने हाथों से शहद खिलाया। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। बच्चा टेढ़ी निगाहों से देख रहा है और जैसे ही तुम्हारे साथ मेरी आंखें चार होती हैं और वो जो तुम्हारी मुस्कान है वो बहुत ही सुंदर लगती है। अब हम नागार्जुन की दूसरी कविता के बारे में पढ़ेंगे, फसल की व्याख्या। एक के नहीं, दो के नहीं, फसल ढेरी सारी, नदियों के पानी का जादू। एक नदी का नहीं, दो नदियों का नहीं, न जाने कितनी ही ढेर सारी नदियों का यहाँ पर पानी का जादू है जो हमें फसल के रूप में मिलता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। किसी एक किसान की मेहनत नहीं है, न जाने कितने किसानों की मेहनत के हाथ लगे हुए हैं, उनके स्पर्श का जादू है ये फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। एक की खेत की नहीं, दो की खेत की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिलते हैं। इस पहले पंक्ति में नदी का, हाथों के स्पर्श और मिट्टी के गुण धर्म के बारे में बताया गया है। अगला पंक्ति देखते हैं। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल कुछ और नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। हाथों से जो मेहनत की गई उसे वो फसल उगती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मिट्टी जो है कई प्रकार की होती है, भूरी होती है, काली होती है, संदली यानी कि जो भूरा, हल्का भूरा कलर का होता है उसे संदली मिट्टी कहते हैं। कई तरह की मिट्टियों से उपज कर यह फसल हमारे पास आई है। सूरज की किरणों का जादू है ये, हवाओं का स्पर्श है उन फसलों के अंदर। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला प्रश्न, कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। प्रश्न है इसमें, कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। तो इसका सही आंसर है बच्चे की मुस्कान को कहा है। अगला प्रश्न, कवि को एकटक कौन निहार रहा है। प्रश्न है कवि को एकटक कौन निहार रहा है। तो इसका सही आंसर है शिशु निहार रहा है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी। बच्चे की दंतुरित मुस्कान जो है मृतकों में भी जान डाल देगी। अगला प्रश्न, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है।
कविता में जो है झोपड़ी में कमल खिलने का आशय जो है गरीबी में भी आनंद है। अगला प्रश्न, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? प्रश्न है बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? तो इसका सही आंसर है कठोर व्यक्ति के मन को पिघलाने की शक्ति है। अगला प्रश्न, जलजात किसे कहते हैं? जलजात जो है यह किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है कमल। यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण जो है पिघल गया होगा? इसका सही आंसर है बच्चे के स्पर्श को पाकर के। अगला प्रश्न, अनिमेष देखना का क्या अर्थ है? प्रश्न है अनिमेष देखना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है लगातार देखना। अगला प्रश्न, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? प्रश्न है कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? तो बच्चे की माता यहाँ छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम बनती है कवि से। अगला प्रश्न, किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर कराती रही हैं? प्रश्न है किसकी अंगुलियां जो हैं वो बच्चे को मधुपर कराती रही हैं? इसका सही आंसर है माता की। अगला प्रश्न, कवि को क्या छवि मान लगती है? प्रश्न है कवि को क्या छवि मान लगती है? तो इसका सही आंसर है बच्चे की मुस्कान। अगला प्रश्न, फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? प्रश्न है फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? तो अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का भी योगदान रहता है, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का भी रहता है, नदियों के जल का, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? प्रश्न है फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है नदियों के पानी द्वारा होती है। अगला प्रश्न, पानी का जादू का अर्थ क्या है? प्रश्न है पानी का जादू का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है पानी का प्रभाव। अगला प्रश्न, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? प्रश्न है मिट्टी का जो गुणधर्म है वह किसे कहा गया है? तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को मिट्टी का गुणधर्म कहा गया है। अगला प्रश्न, किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? तो इसका सही आंसर है किसान के। अगला प्रश्न, कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कविता में संदली शब्द का प्रयोग किया गया है, यह किसके लिए किया गया है? तो यह शब्द मिट्टी के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? प्रश्न है वायु का योगदान जो है किन्हें बड़ा करने में होता है? तो इसका सही आंसर है फसलों को बड़ा करने में वायु का योगदान होता है। अगला प्रश्न, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? प्रश्न है पाषाण के पिघलने से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न, फसल जो है वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? प्रश्न है फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? तो इसका सही आंसर है प्रकृति और मनुष्य के सहयोग का परिणाम है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? प्रश्न है कवि के अनुसार फसलें जो है किनका बदला हुआ रूप है? तो इसका सही आंसर है सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। अगला प्रश्न, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है? तो इसका सही आंसर है फसल निर्माण से अवगत कराया है। तो ये दंतुरित मुस्कान और फसल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।